करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये एक्शंस मौजूद हैं, अपेंड, प्री अपेंड, आफ्टर एंड बिफोर। इसमें चंद पहले जो है ना वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगी, उनके कोर्स भी, बाकी सिर्फ फिर मैं उनके नेम्स और वर्किंग बताती जाऊंगी। अपेंड, अपेंड का क्या मतलब है? इंसर्ट कंटेंट एट द एंड ऑफ सिलेक्टेड एलिमेंट। आपने कोई एलिमेंट सेलेक्ट करना है ना, उस एलिमेंट के एंड पे कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप अपेंड यूज़ करते हैं। जैसे आपको याद हो ना, मैंने आपको एक कोड दिखाया था कि यूज़र से कंट्री लें और वो जो आपके पास लिस्ट आ रही थी उसके एंड पे ऐड हो रहा था, मतलब वैसा काम, ये वैसी मैन्युपुलेशंस है, वो वाला काम करता है अपेंड। प्री अपेंड क्या करता है? वो स्टार्ट पे ऐड कर देता है। ठीक है, अब ये अपेंड जो है वो एंड पे, प्री अपेंड जो है वो लास्ट पे। पहले अपेंड और प्री अपेंड को देख लेते हैं। अब इसमें पहले आप कोड की तरफ देखें। हमने सिर्फ प्री अपेंड और अपेंड को देखना है, ये अपेंड और ये प्री अपेंड हुआ। इसमें देखें, 2 पैराग्राफ्स लगे हुए हैं पहले से, एक लिस्ट लगी हुई है, ऑर्डर लिस्ट। जब हम, और 2 बटन्स लगे हुए हैं, एक अपेंड कर रहा है और एक प्री अपेंड करेगा। ठीक है, अब इसके साथ अपेंड लगा हुआ है ना, ये कौन सा बटन है? बटन 1, इस बटन के साथ अपेंड। अब हो क्या रहा है, जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए और बटन 1 के ऊपर क्लिक हो, मतलब इस बटन के ऊपर जब क्लिक हो तो क्या हो, $P, पैराग्राफ्स को पिक करो, अपेंड। ये देखिए, हमें बी का यहाँ पे टैग क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी। जावास्क्रिप्ट में क्या होता था, हम सबसे पहले क्या करते थे, क्रिएट एलिमेंट बी, फिर बी की सेटिंग करना, और फिर उस बी को क्या करते थे, इस पी को ऐड करना, मतलब अपेंड चाइल्ड करते थे। याद हो अगर आपको, हमने ऑप्शन का टैग क्रिएट किया था, फिर ऑप्शन के टैग के अंदर टेक्स्ट रखा था, फिर ऑप्शन का टैग हमने लिस्ट को दिया था। याद है ना ये चीज़? और यहाँ पे देखिए वो चीज़ कितनी आसान हो गई है कि हमने जस्ट पैराग्राफ को पिक किया और अपेंड, और आगे पूरा HTML का कोड लिख दें जो आपने अपेंड करना है। तो वो HTML का कोड, आपको कोई टैग क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये HTML का कोड ऑटोमेटिकली इस पी के साथ जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, उस डॉम के अंदर इस पी के साथ अटैच हो जाएगा। अगर आपने अपेंड लिखा है तो एंड पे अटैच होगा, अगर आपने प्री अपेंड लिखा है तो स्टार्ट में अटैच हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने अपेंड लिखा है ना, तो ये एंड पे अटैच होना चाहिए। और लिखा क्या हुआ है हमने उस अपेंड के अंदर? हमने लिखा है आई एम न्यू टेक्स्ट। तो पहले से जो है वो क्या लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ। जैसे हम बटन पे क्लिक करते हैं तो आई एम न्यू टेक्स्ट कहाँ हो गया अटैच? एंड पे। ठीक है, एंड पे कोई बी का टैग क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट्स नहीं करने पड़ते। और इसी तरह से अगर हमने लिखा है प्री अपेंड, तो प्री अपेंड कहाँ होगा? स्टार्ट पे। जैसे ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, हम कहते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट को पिक करो और ऑर्डर्ड लिस्ट में प्री अपेंड कर दो एक लिस्ट आइटम। देखिए हमें लिस्ट आइटम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने यहाँ पे लिस्ट आइटम और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो ऐड करके ये प्री अपेंड। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये स्टार्ट पे ऐड हो जाता है न्यू आइटम। तो अपेंड लास्ट पे और प्री अपेंड स्टार्ट में ऐड करता है। और फ़ायदा इसका ये है कि इसमें एलिमेंट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें डायरेक्ट आप अपना HTML का कोड जो आपने रन टाइम पे अपेंड करना है कहीं पे भी, वो अपना कोड डाल देते हैं, वो कोड आपका वहाँ जाके अपेंड हो जाता है। जावास्क्रिप्ट की तरह इसमें एलिमेंट्स क्रिएट करके उनकी सेटिंग्स करके फिर उनको ट्री टाइप स्ट्रक्चर के साथ अपेंड चाइल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ अपना एक्शन यूज़ करना है, कहाँ पे ऐड करना है। बाकी आप अंदर सारा आप अपना HTML का कोड ही लिखते हैं। ये फ़ायदा है, बहुत बहुत ही आसान हो जाता है डॉम के अंदर चीज़ें ऐड करना। अगर हमें यही वो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर एंड पे, मैंने आपको बताया लिस्ट के एंड पे कोई चीज़ ऐड करनी हो तो कितना डिफिकल्ट कोड होता है कि पहले 0 लोकेशन से लेके लेंथ तक लूप लगाओ, 1 बाय 1 सबको पीछे करो और फिर नेक्स्ट वाली जगह खाली करो और वहाँ पे चीज़ रखो, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें सिर्फ एक एक्शन जो है ये सारा काम कर देता है। ठीक है, एक एक्शन आपको बता देगा कि आपने एंड पे या स्टार्ट में कहाँ पे ऐड करना है। फिर आफ्टर एंड बिफोर, कि अगर आपने जो है ना स्टार्ट और एंड पे नहीं करना बल्कि इंसर्ट कंटेंट आफ्टर द सिलेक्टेड एलिमेंट, कोई एलिमेंट सेलेक्ट करके उसके बाद ऐड करना है,
फिर कोई एलिमेंट सेलेक्ट करके उससे पहले ऐड करना है, ठीक है, तो फिर आप उसके लिए आफ्टर एंड बिफोर यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक इमेज लगाई हुई है, एक बटन लगाया है इंसर्ट बिफोर का। जब इंसर्ट बिफोर वाले बटन पे क्लिक होता है तो इमेज सेलेक्ट होके हमने क्या लिखा हुआ है, बिफोर, ये पैराग्राफ। तो इमेज से पहले ये पैराग्राफ ऐड हो जाएगा, इमेज से पहले, और अगर हमने आफ्टर लिखा है तो इमेज के बाद ऐड हो जाएगा, ठीक है। अपेंड और प्री अपेंड में क्या था कि उसी के अंदर, उसी पैराग्राफ के अंदर ऐड हो गई थी चीज़, स्टार्ट पे या एंड पे। और यहाँ इंसर्ट आफ्टर एंड बिफोर में क्या डिफरेंस है, ये कि उस पैराग्राफ, उस टैग के अंदर ऐड नहीं होता, बल्कि उस टैग से पहले आपने कुछ ऐड करना है, मतलब उसके साथ अपेंड नहीं हो रहा। अपेंड में और इंसर्ट में डिफरेंस है, यहाँ पे चीज़ें अपेंड होते हैं मतलब उसी चीज़ के साथ ऐड हो जाती है, और यहाँ पे आफ्टर एंड बिफोर वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे आपने किसी चीज़ से पहले कोई टैग ऐड करना हो, किसी चीज़ के बाद कोई टैग ऐड करना हो। जैसे पिक्चर के से पहले आपने पैराग्राफ ऐड किया तो आपने बिफोर लगा दिया, पिक्चर के बाद आपने हेडिंग ऐड की तो आप, क्योंकि H1 अब इसके साथ तो नहीं ना, पिक्चर के साथ तो अटैच नहीं करेगा चीज़ें। तो इस तरह से आफ्टर एंड बिफोर जो है ये किसी भी एलिमेंट से पहले कोई एलिमेंट ऐड करना या उसके बाद कोई एलिमेंट ऐड करना, उसके लिए आप आफ्टर एंड बिफोर यूज़ कर लेते हैं। ये भी आसान क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप जस्ट कोड लिखें अपना HTML का, वो कोड जाके खुद ही अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये वो लिस्ट का बताया हुआ जो मैंने आपको वहाँ बताया। उसके बाद ऐड करने के बाद अगर आपने रिमूव करनी है चीज़ें, यानी कोई HTML का टैग ना अपने पेज से आपने रिमूव करना है रन टाइम पे, तो आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास दो वैरायटीज़ हैं, रिमूव एंड एम्प्टी। रिमूव क्या करता है, खुद भी ख़त्म हो जाएगा और अपने सारे चाइल्ड्स भी ख़त्म कर देगा। यानी अगर आपने कोई डिव को रिमूव किया है ना, डिव को, तो वो डिव भी ख़त्म हो जाएगा और अपने सारे चाइल्ड्स भी, यानी उसके नीचे अगर जितने भी टैग्स हैं ना वो भी सारे ख़त्म हो जाएंगे। और एम्प्टी क्या करता है, एम्प्टी जैसे नाम से लग रहा है ना, खाली हो जाना, तो वो खुद रहेगा लेकिन अपने चाइल्ड्स को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, अपने चाइल्ड्स को डिलीट कर देगा। इसको यूज़ कैसे करना है आपने, जैसे ये बटन पे क्लिक हुआ तो जो डिव है वो रिमूव हो जाए, वो डिव के अंदर आपने कोई हेडिंग यूज़ की थी, इमेज लगाई थी, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आपने रिमूव कर दिया ना, तो वो डिव खुद भी रिमूव हो जाएगा, डॉम से रिमूव हो जाएगा। और अगर आपने एम्प्टी किया है तो क्या होगा, वो डिव खुद रहेगा और अपने अंदर जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर देगा। फिर आप इसमें जो है वो फिल्टरिंग भी कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड फिल्टर। इसका क्या मतलब है फिल्टर, $P ऑल पैराग्राफ सेलेक्ट करो लेकिन उसमें से रिमूव कर दो डॉट टेस्ट वाले। अगर हम ये ना लिखते फिल्टर तो ऑल पैराग्राफ सेलेक्ट होकर रिमूव हो जाते। ऑल पैराग्राफ सेलेक्ट करो लेकिन उसमें से रिमूव करो सिर्फ वो जिनकी क्लास क्या है, डॉट टेस्ट है, ठीक है। हम यहाँ पे अपना सिलेक्टर भी ऐसे ही कर सकते थे, p डॉट टेस्ट, तब भी काम हो जाता, लेकिन ऐसे भी हम फिल्टरिंग कर सकते हैं, मतलब ये भी एक मेथड है फिल्टर करने का, इसे बोलते हैं फिल्टरिंग। कि आपने अपनी पहले सिलेक्शन की, सिलेक्शन, फिर उसमें से भी आपने फ़िल्टर कर लिया कि उसमें से भी जो एक्शन है ना वो इन पे परफॉर्म होना चाहिए। सिलेक्ट ऑल पैराग्राफ होंगे लेकिन रिमूव होंगे जस्ट डॉट टेस्ट, दैट्स कॉल्ड फिल्टरिंग, ठीक। अब इसमें सिलेक्ट होंगे ऑल पैराग्राफ्स लेकिन रिमूव होंगे वो वाले जिनकी क्लास टेस्ट या डेमो है, टेस्ट या डेमो वो दोनों रिमूव हो जाएंगे, ठीक। इसी तरह से हम CSS भी चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करें, डॉट CSS उनकी कोई सी भी प्रॉपर्टी क्या कर लें, चेंज कर लें। आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज कर सकते हैं। ऑल पैराग्राफ को सिलेक्ट करके उनका बैकग्राउंड कलर भी येलो कर दिया और उनका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर दिया। यानी रन टाइम पे बटन क्लिक के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है, CSS चेंज कर सकते हैं। नाउ ट्रिवर्सिंग आप ट्रिवर्सिंग भी कर सकते हैं। ट्रिवर्सिंग का क्या मतलब होता है, जो आपका ट्री है ना, ट्री, उसमें अपवर्ड मूव करना, डाउनवर्ड मूव करना, उसमें लेफ्ट मूव करना, राइट मूव करना, दैट्स कॉल्ड योर ट्रिवर्सिंग, ठीक है। ट्रिवर्सिंग सबसे पहले हम देखते हैं अपवर्ड ट्रिवर्सिंग। अपवर्ड ट्रिवर्सिंग मतलब आप किसी एलिमेंट पे मौजूद हैं और आपने उससे नेक्स्ट, ये बार बार बता रही हूँ, ये डॉम जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो ट्री टाइप स्ट्रक्चर जो था,
अगर आपके जेन में हो कि हेड हेड पहले HTML में हेड बॉडी, वो ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनता है जावास्क्रिप्ट का डॉम के अंदर। तो ये उस डॉम के पे काम कर रही है jQuery फिलहाल। अगर आप किसी एलिमेंट पे मौजूद हैं और आपने उसके पेरेंट पे काम करना हो, तो उसके लिए आप ये पिक करते हैं, मतलब उसका पेरेंट उठाने के लिए। तो ये मतलब ये काम जावास्क्रिप्ट में इतनी आसानी से नहीं हो सकता था। ठीक है, यहाँ पे ये डायरेक्ट आपको एक एक्शन दिया जा रहा है पेरेंट, आप उसके पेरेंट पे काम कर सकते हैं। पेरेंट का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको समझाऊं पेरेंट ये सर्चिंग करना शुरू कर देगा ये, बल्कि मैंने आपका स्नैपशॉट भी नहीं लिया आज। स्क्रीनशॉट तो ये आपका इस तरह से टी टाइप स्ट्रक्चर था, ये कुछ इस तरह से। फिर फर्दर इसके चाइल्ड्स होंगे, मतलब जैसे जैसे आपने पेज डिज़ाइन किया हुआ वैसे ये ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनता जाए। अब पेरेंट का मतलब क्या होता है, अगर आपने ये एलिमेंट सेलेक्ट किया है ना, तो ये इसका पेरेंट है, डायरेक्ट जो इसका होता है। पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स आपके ये इसके ऊपर जितने सारे ऊपर रूट तक, वो सारे पेरेंट्स, मतलब ऑल इंसेस्टर्स, ऑल इंसेस्टर्स पेरेंट, पेरेंट्स ऑल इंसेस्टर्स। और पेरेंट्स अनटिल क्या होता है, अनटिल का मतलब जहाँ पे भी आगे भी नेक्स्ट भी जहाँ पे भी अनटिल का मतलब आएगा, डैट्स मीन कि आपने अगर ये सिलेक्ट किया है ना और आप उसे कहते हैं कि अच्छा मेरे सारे पेरेंट्स पे वर्किंग करते जाओ अनटिल के तुम्हें डिव ना मिल जाए, तो ना उसे ना यहाँ पे डिव मिल जाता है यहाँ, तो वो यहाँ से यहाँ तक पे काम करेगा। ठीक है, मतलब पेरेंट्स अनटिल डिव ना आ जाए, तो ये दो के बीच में मतलब यहाँ तक। ठीक, तो ये पेरेंट, पेरेंट का मतलब होता है डायरेक्ट, पेरेंट्स ऑल और पेरेंट्स अनटिल के जहाँ तक आपने उसे कहा है कि मेरे फ्लां पेरेंट तक चले जाओ, तो ये फ्लां पेरेंट तक चला जाता है आपके। इसको करते कैसे हैं, जैसे आपने लिखा ना डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो डिफ डॉट पेरेंट, तो डिफ का पेरेंट सेलेक्ट हो जाएगा। इस पेरेंट के ऊपर आप कुछ भी काम कर सकते हैं, जिसे मैं आपको यहाँ पे एक कोड दिखा देती हूँ। ये ऑल पेरेंट्स सेलेक्ट हुए होंगे, हम इसमें चेंज कर लेते हैं, पहले पेरेंट कर लेते हैं फिर पेरेंट्स कर लेंगे। अब वो क्या रहा है, इसमें कोड लेंथी है लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है आपने। डिव है, डिव के अंदर फिर डिव है, उसके अंदर यूएल है, एल आई है, स्पैन है। ठीक है, ये पेरेंट्स टाइप स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पे डिव है, डिव के अंदर पी है, पी के अंदर स्पैन है। ठीक है, अब ये सबसे इनर है ना, और ये भी सबसे इनर है, तो जब हम पेरेंट पिक करेंगे तो एल आई को पिक होना चाहिए, जब हम यहाँ पे पेरेंट पिक करेंगे तो पी को होना चाहिए, जब हम पेरेंट्स पिक करेंगे तो ये सारे होने चाहिए। ऐसे इस चीज़ को समझने के लिए अब हुआ क्या है, यहाँ पे देखें, जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो स्पैन, स्पैन सिलेक्टर है, यहाँ पे भी ये भी स्पैन हो गया, ये भी दो, ये दो सिलेक्टर हो गए। डॉट पेरेंट है ना, अभी हम पेरेंट कर लेते हैं, पेरेंट्स नहीं करते, पेरेंट स्पैन का पेरेंट जो है उसको उठाओ, उसका CSS चेंज करो। क्या करो, उसका कलर ऐड कर दो और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर दो। उसका बॉर्डर का कलर जो है ना वो रेड हो रहा है, ये देखिएगा पेरेंट्स का, यानी पेरेंट का जस्ट, क्योंकि हमने सिलेक्टर कौन सा पिक किया है, पेरेंट, तो एक एलिमेंट पिक करके उसके पेरेंट के ऊपर वर्किंग की है। देखिए टेक्स्ट कलर भी चेंज हो गया और ये भी उसके बॉर्डर लाइन का कलर भी चेंज हो गया, जिस जस्ट जस्ट किसका हुआ है, स्पैन के पेरेंट का, स्पैन के पेरेंट का। तो आप जे क्यूरी के थ्रू किसी भी एलिमेंट के पेरेंट पिक करके उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। और अगर यही कोड के अंदर सिर्फ इतना सा डाल दें पेरेंट्स, तो अब मैं इसी कोड को अगर रिफ्रेश करूं तो ये ऑल, देखिए ऑल पेरेंट्स, इसने ऊपर तक बॉडी तक, ठीक है, सारे पेरेंट्स पिक कर उन सबके ऊपर वो वर्किंग करती। और अगर हमने पेरेंट्स अनटिल लगाया होता तो उसमें हमें बताना पड़ता कि हमें किस पेरेंट तक जाना है। ठीक है,
ये उसमें हमें ऐसे बताना पड़ता है ये div। तो और पी के सारे पेरेंट्स उठाते जाओ अंटिल के आपके पास div नहीं आ जाता। ठीक है, इसी तरह से आप डाउन, ये अपवर्ड रिवर्सिंग थी, आप डाउन भी जा सकते हैं नीचे की तरफ। उसमें आपके पास दो हैं सिलेक्टर्स, चिल्ड्रन एंड फाइंड। चिल्ड्रन एंड फाइंड दो एक्शंस हैं। चिल्ड्रन का क्या मतलब होता है, ऑल डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट। ठीक है, ऑल डायरेक्ट चिल्ड्रन मतलब आप इस नोड पे है ना, तो इसके जितने भी डायरेक्ट होंगे, ये दो इसके डायरेक्ट हैं तो ये उठाए जाएंगे बस। ठीक है, चिल्ड्रन का क्या मतलब है, डायरेक्ट चिल्ड्रन, डायरेक्ट ऑल डायरेक्ट चिल्ड्रंस, वो उनके ऊपर वर्किंग होगी। और उसके ऊपर भी आपने सिलेक्टर, आप फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर कैसे लगाया, डिव के सारे चिल्ड्रन सेलेक्ट करो, उसमें भी सिर्फ वो वाले सेलेक्ट करो जो कि पी हैं और उनकी क्लास इंट्रो है। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ लिखते हैं तो सारे चिल्ड्रन सेलेक्ट हो जाते हैं, अगर आपने ये नहीं लिखा तो जस्ट क्या होगा, ऑल डिव सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑल डिव सेलेक्टर्स हैं और उनके चिल्ड्रंस उठाने हैं, डिव के चिल्ड्रंस उठाने हैं और उसमें से भी वो वाले उठाने हैं जिनकी क्लास जो पैराग्राफ है प्लस फर्दर उनकी क्लास क्या है, इंट्रो है। ठीक है, और फाइंड, फाइंड क्या करता है, चिल्ड्रन में मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट पिक करेगा, और फाइंड में क्या करता है, फाइंड जो है रिटर्न डिसेंडेंट्स एलिमेंट ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट ऑल द वे डाउन टू द लास्ट। यानी कि अगर आपने इसके चिल्ड्रन उठाने हैं तो आप इन चिल्ड्रन उठाएंगे तो ये आएंगे डायरेक्ट, और अगर आप फाइंड करेंगे तो ये लास्ट तक सारे, लास्ट तक सारे जो इसके डिसेंडेंट्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, इसका क्या, डॉलर साइन डिव फाइंड पी, ये अंदर फिल्टर लगाया हुआ है, और डिव एलिमेंट्स को सिलेक्ट करो और फाइंड करो क्या, मतलब सिलेक्ट करो जो इसमें से सारे जिसमें से पी हैं, तो सारे पी के टैग्स जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएंगे। मेरे ख्याल में वैसे मुश्किल नहीं है आगे, लेकिन मैं बस यहाँ तक वाइंड अप करूँगी आज। और ये ट्रिवर्सिंग को एक दफ़ा फिर जो है ना मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी जो है ना वो दोबारा से एक दफ़ा बताऊँगी।